एपिसोड 331 टू 340। अध्याय 331। हमारी लड़ाई ऐतिहासिक होगी, भाग 1। योजक चिन्ह। सन वुकोंग। विलियम ने मन ही मन सोचा और बंदर राजा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। फिर बंदर राजा ने उसे अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की और फिर अपनी पंक्तिबद्ध दिव्य सेना की ओर देखा। स्पष्टतः वे विलियम को बिना लड़ाई के द्वार से गुजरने नहीं देंगे। बच्चे, मैं छोटे मोटे दुश्मनों का ख्याल रख लूंगा, लेकिन तुम्हें उस एक का ख्याल रखना होगा, ठीक है? सन वुकोंग ने अपने हाथ में सोने की छड़ी घुमाई और लूक की ओर इशारा किया जो स्वर्ग द्वार के सामने द्वारपाल की तरह खड़ा था। ठीक है, विलियम ने तुरंत सहमति जताई। सन वुकोंग ने लापरवाही से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तुम उससे लड़ोगे तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा। जब तक ये राजा यहाँ है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सन वुकोंग ने अपने सिर से कुछ बाल खींचे और विलियम को आंख मारते हुए उन्हें अपने हाथ से उड़ा दिया। बालों के ये गुच्छे कुछ पल के लिए हवा में उड़े और फिर बंदर राजा की हूबहू प्रतिकृति में बदल गए। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तब झू और शाह जमीन से उठ खड़े हुए थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने निडर होकर अपने सामने खड़ी दिव्य सेना को घूर कर देखा। सुअर दानव और रेत दानव ने घमंड से अपने हथियार ऊंचे उठा लिए। स्पष्ट रूप से वे शूरवीरों द्वारा उन पर किए गए हमले का बदला लेना चाहते थे। चलो चलते हैं। सन वुकोंग मुस्कुराया। ध्यान से देखो विलियम, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्तियां कैसे काम करती हैं। विलियम ने सिर हिलाया और बंदर राजा और उसके क्लोनों के पीछे दौड़ने लगा। उनके स्टेटस पेज पर सन वुकोंग का नाम सुनहरे मोटे अक्षरों में चमक रहा था। इसका मतलब यह था कि बंदर राजा को उसके वीर अवतार कौशल के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ ये था कि वीर अवतार कौशल को सक्रिय करने पर वह थोड़े समय के लिए बंदर राजा की क्षमताओं का उपयोग कर सकता था। योजक चिन्ह। वीर अवतार। इससे चरवाहे को एक अमर वीर नायक की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति मिलती है जो 10,000 देवताओं के मंदिर की रक्षा करता है। ये क्षमता केवल 1 घंटे तक ही रहती है। इस दौरान चरवाहा अमर नायक सन वुकोंग की सभी क्षमताओं का उपयोग कर सकेगा। इसमें उनके युद्ध प्रतीक और हथियार भी शामिल हैं। इस कौशल का उपयोग सप्ताह में केवल एक बार किया जा सकता है। वर्तमान वीर अवतार सन वुकोंग। वीर पद अमर संत उच्च। योजक चिन्ह। विलियम ने कौशल के विवरण में कुछ स्पष्ट बदलाव देखे। पहले वीर अवतार का विवरण केवल 15 मिनट तक रहता था और इसे दिन में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। अब इसे 1 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका कूलडाउन समय 1 सप्ताह है। फेल्फ ने अनुमान लगाया कि कौशल के विवरण में हुए बदलावों का संबंध उस वीर आत्मा से है जिसे उसके वीर अवतार के रूप में पंजीकृत किया गया था। फिर भी वह इस बात से बेहद खुश था कि उसके सामने प्रकट हुआ अमर नायक काफी शक्तिशाली था। विलियम ने अपना ध्यान बंदर राजा की युद्ध शैली पर केंद्रित किया ताकि वह अपने वीर अवतार को सक्रिय करते समय उसकी शक्ति का पूरा उपयोग कर सके। बंदर राजा के क्लोन युद्ध के मैदान में उत्पात मचा रहे थे। उनके हाथों में मौजूद सुनहरी छड़ें कई मीटर लंबी थीं और वे युद्ध के मैदान में बंदरों जैसी हरकतें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही पराजित बंदर राजा स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ा, दिव्य सेना में दर्द और बेबसी की चीखें गूंज उठी और जो भी उसके रास्ते में खड़ा हुआ वह हर दिशा में उड़ गया। मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दो, सन वुकोंग ने आदेश दिया। रियू, जिंगू, बैंग। सन वुकोंग के हाथ में मौजूद सोने की छड़ी आकार में इतनी बढ़ गई कि वह 300 मीटर लंबी और 2 मीटर से अधिक मोटी हो गई। वानर राजा ने उसे जमीन पर पटका जिससे एक शक्तिशाली झटका लगा और सभी दिव्य योद्धा उड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो उसने उस प्रहार से समुद्र को 2 भागों में बांट दिया हो, जिससे वह विलियम, झू, शाह और उसके क्लोन आसानी से रक्षकों के बीच से गुजर सकें। लिली खिलखिलाकर हंस पड़ी और बंदर राजा के उस एक तरफा नरसंहार पर खुशी जाहिर की जिसमें उसने अपने दुश्मनों पर जरा भी दया नहीं दिखाई। कुछ मिनट पहले लोली देवी उत्पात मचाने के लिए उत्पन्न थी, लेकिन डेविड ने उसे स्वर्गलोक में उतरने से रोक दिया था। सन वुकोंग के प्रकट होते ही उसका गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया और अब वह पूरे दिल से बंदर का समर्थन कर रही थी। इससे ही के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। लिली की तरह ही हरम के देवता भी युद्ध के लिए बेताब थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल इसे टाल दिया क्योंकि स्वर्गीय दुनिया का सबसे उपद्रवी बंदर युद्ध के मैदान में प्रकट हो गया था। जैद सम्राट ने आह भरी जब उन्होंने सन वुकोंग को रक्षकों की भीड़ को चीरते हुए जोर जोर से हंसते हुए देखा। इससे उन्हें वह समय याद आ गया जब वानर राजा ने उनके आदेश की अवहेलना करते हुए उनके जैद महल की स्वर्गीय सेना को खदेड़ दिया था। मुझे सेलेस्टियल नाइट्स पर लगभग दया आ रही है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
जेड सम्राट ने लुक की ओर देखते हुए सोचा, जो सन वुकॉन के प्रभावशाली प्रदर्शन से थोड़ा खुश लग रहा था। अन्य सभी की तरह लुक पर भी स्वर्ग लोक में प्रवेश करते समय कुछ प्रतिबंध लागू किए गए थे। यदि सन वुकॉन का दर्जा संत के शिखर पर था, तो लुक का दर्जा असंख्य राक्षसों के शिखर पर था। संत हमेशा असंख्य राक्षसों से कमजोर होते थे, लेकिन वानर राजा शक्तिशाली विरोधियों से लड़ने से पीछे नहीं हटता था। यही कारण था कि अतीत में स्वर्ग की सेना को उससे बार बार हार का सामना करना पड़ा था। सन वुकॉन व्यावहारिक रूप से सृष्टि के सबसे अजेय प्राणियों में से एक था, क्योंकि उसके शरीर को किसी भी चीज से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। हालांकि वह भगवान नहीं था, फिर भी वह एक शक्तिशाली योद्धा था। इतना ही नहीं, उसका हथियार रयू जिंगू बैंग देवताओं को भी घायल करने और जानलेवा क्षति पहुंचाने में सक्षम था। 1 घंटे तक चले भीषण युद्ध के बाद अधिकांश दिव्य योद्धा बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। बचे हुए योद्धा जानते थे कि यह एक हारी हुई लड़ाई है, इसलिए उन्होंने एक तरफ हटकर राजा को, जिन्हें स्वर्ग के समतुल्य की उपाधि दी गई थी, निर्बाध रूप से आगे बढ़ने देने का फैसला किया। सन वुकॉन ने लड़ने से इनकार करने वाले शूरवीरों के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की और उन्हें अकेला छोड़ दिया। जल्द ही वे स्वर्ग के द्वार के सामने पहुंच गए, जहां सूर्य देवता लोग उनका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है बच्चे, सन वुकॉन ने विलियम को अपना सुनहरा डंडा देते हुए कहा। उसके दांत तोड़ दो। विलियम ने सिर हिलाया और सन वुकॉन से रयू जिंगू बैंग स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने हथियार को अपने हाथ में लिया, उसे अपने शरीर में एक जबरदस्त शक्ति का संचार महसूस हुआ। बंदर राजा प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गया और विलियम की छाती की ओर उड़ते हुए उसमें समा गया। विलियम की सभी चोटें आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गईं, मानो उसने जेकिल की पुनर्जीवन औषधि पी ली हो। लुग ने अपने बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में लाल भाला पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और उसने अपना हथियार विलियम की ओर तान दिया। विलियम ने अपने हाथ में सोने की छड़ी घुमाते हुए जोर से नाक सिकोड़ी। जैसे ही उसने छड़ी को जमीन पर पटका, युद्ध क्षेत्र में एक धातुई ध्वनि गूंज उठी। आखिरकार एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल ही गया, लुग ने घोषणा की। हमारी लड़ाई ऐतिहासिक होगी। विलियम ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और सोने की छड़ी की नोक को लुग के चेहरे की ओर कर दिया। नहीं, कमीनी, अब तो पिटाई का समय है। क्विक शॉट वॉर आर्ट, चौथी कक्षा। विलियम चिल्लाया, ग्रैंड बाजूका। इससे लिली और डेविड की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे पूरी तरह से भूल गए थे कि विलियम की क्षमता को उसके हथियार के माध्यम से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमर वीर और युद्ध देख रहे देवता अनजाने में कांप उठे, क्योंकि उन्हें भी ये तथ्य याद आ गया था। स्वर्ग से ये दृश्य देख रहे सभी लोग जानते थे कि वे स्वयं इस भीषण और अतार्किक हमले का शिकार नहीं बनना चाहेंगे। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, एक और विनाशकारी विस्फोट, जो पहले लुग के पूर्ण शक्ति वाले हमले से कम नहीं था, गोल्डन स्टाफ के सिरे से फूट पड़ा। झू और शाह, जो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़ी थी, ने विलियम की ओर अपनी बीच वाली उंगली उठाई। दोनों ने उस हाफ एल्फ को कोसते हुए कहा कि उसने विशालकाय बाजूका से उन पर इतनी करीब से हमला करते समय उनकी भलाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जल्द ही स्वर्ग द्वार सहित पूरा युद्ध क्षेत्र एक भयंकर ज्वाला में डूब गया, जो स्वर्ग तक फैल गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। विलियम ने अपने दूसरे जीवन में पकड़ा था वही भाला जिसे एनसेवर्थ परिवार की पुश्तैनी धरोहर कहा जाता था। आकाश से बिजली की तेज किरणें बरसने लगीं और लुग के हाथों में मौजूद दिव्य भाले की नोक पर आकर जमा हो गईं। अगर विलियम को लगता था कि थंडर गॉड्स रेथ नामक कौशल का प्रयोग करना ही असाधारण था, तो लुग का हमला तो उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयावह था। अपनी उपस्थिति से दुनिया को कंपा दो, लुग ने कहा। सभी विरोधियों का नाश कर दो। असल अध्याय 334 देवताओं के मंदिर में वापसी। विलियम को बहुत बुरा एहसास हो रहा था, क्योंकि उसकी सभी इंद्रियां उसे चीख चीख कर बता रही थीं कि मृत्यु तेजी से नजदीक आ रही है। उसने दांत पीसते हुए सोने की छड़ी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। चूंकि उसका प्रतिद्वंद्वी अब गंभीर हो चुका था, इसलिए अब उसे भी गंभीर होने की जरूरत थी। क्विक शॉट वॉर आर्ट, फ्यूजन फॉर्म। विलियम ने मन ही मन चिल्लाते हुए अपने भाले की नोक को आगे की ओर इशारा किया। ब्लिट्जर रेलगन, अपनी उपस्थिति से दुनिया को कंपाने पर मजबूर कर दो, लुग दहाड़ा। सभी विरोधियों का नाश कर दो। असल दोनों शक्तिशाली हमले एक ही समय पर सक्रिय हुए। विलियम का हमला ध्वनि की गति से हुआ, दूसरा बिजली की गति से। आधा एल्फ दिव्य बिजली से नहा गया और उसके शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बाल बाल लूग के हमले से बच गया, लेकिन इतना ही उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी था।
अगर उसकी क्षमता को सक्रिय करने में आधा सेकंड की भी देरी हो जाती तो देवता का हमला निस्संदेह उसे लग जाता। उस सुनहरी छड़ी का ढांचा मजबूत था। आखिरकार वह सर्वकालिक महानतम अमर नायकों में से एक का हथियार था। यहाँ तक कि एक देवता के हमले के सामने भी वह इतनी आसानी से नष्ट नहीं होने वाला हथियार था। 8 सेकंड। रयू जिंगू बैंक को स्वर्ग द्वार पार करने में 8 सेकंड लगे। विलियम जैसे ही किसी तरह बच निकला, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लोग ने मुस्कुराते हुए स्वर्ग द्वार की ओर देखा और हाथ उठाते हुए कहा, अथेबात असल बिजली का भाला और त्वाथा डे डैनन के 4 रत्नों में से एक उसके हाथ में वापस आ गया। तुम अपने पूर्वज की तरह ही चालाक हो, लोग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। है ना असल। लोग के हाथ में भाला शांत रहा। देवता ने एक गहरी सांस ली और लापरवाही से भाले को आकाश की ओर फेंक दिया, जहां वह गायब हो गया। फिर वह विश्राम करने के लिए मंदिर लौट गया। भले ही ये लड़ाई कुछ ही क्षणों के लिए चली हो, फिर भी हजारों वर्षों तक मंदिर में रहने के बाद विलियम के साथ हुई उस छोटी सी लड़ाई का उन्होंने आनंद लिया। विलियम ने नींद से भरी आंखों से अपनी आंखें खोली। फिर उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की और तुरंत ही उसे इसका पछतावा हुआ। बिजली की लपटें उसके चारों ओर लिपट गईं और जले हुए मांस की गंध उसकी नाक तक पहुंची। ठीक इसी क्षण उसके शरीर में जलन भरी पीड़ा की एक लहर दौड़ गई। आधे एल्फ ने दांत पीसते हुए अपने हाथ में एक गुलाबी लॉलीपॉप मंगवाए। उसने दांतों से उसका रैपर फाड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। परिचित चेरी के स्वाद वाली मिठास को अपने मुंह में फैलते हुए महसूस करके विलियम ने राहत की सांस ली। देवी की दिव्य शक्ति से युक्त गुलाबी लॉलीपॉप खाने के बाद उसके शरीर में जो सुन्नापन और अर्धलकवा जैसी स्थिति थी, वह दूर हो गई। इसके बाद उसने एक लाल लॉलीपॉप मंगाए। उसने उसे तुरंत नहीं खाया। इसके बजाय उसने उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रखा ताकि लॉलीपॉप का प्रभाव बढ़ सके। सफेद लॉलीपॉप की तरह ही विलियम लाल लॉलीपॉप के प्रभावों को संपीड़ित और ढेर कर सकता था, जिससे यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपचार करने वाली कैंडी बन जाती थी। लाल लॉलीपॉप का आधा हिस्सा खाने के बाद विलियम ने उसे मुंह में डालकर खा लिया। तुरंत ही उसे अपने घावों में सुधार महसूस होने लगा। हालांकि पूरी तरह से ठीक होना अभी बाकी था, फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर था। मैं वहां लगभग मर ही गया था, विलियम ने अपने मुंह में लॉलीपॉप चबाते हुए सोचा। उसके दांतों से कैंडी के कुचलने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। अचानक दूर से हल्की खांसी की आवाज सुनाई दी और कदमों की आहट उसकी ओर सुनाई दी। बच्चे, कृपया मंदिर के प्रवेश द्वार पर कूड़ा न फैलाएं, लंबी सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने झुंझलाहट से कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे भगवान के कर्मफल वसूल करूं? विलियम ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और उस परिचित बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसने कभी विलियम और उसके साथ आए लोगों को 10,000 देवताओं के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए द्वार खोला था। दादाजी, मैं यहाँ क्यों हूँ? विलियम ने पूछा। उसे लगा था कि स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने के बाद वह अपनी दुनिया में लौट जाएगा जहां उसके प्रियजन उसका इंतजार कर रहे होंगे। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने स्वर्ग के द्वार में प्रवेश किया है, बूढ़े द्वारपाल ने थोड़ी सी स्वीकृति और प्रशंसा के भाव से कहा। यह दूसरी बार है जब मैंने किसी को स्वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करते देखा है। शाबाश नौजवान, बहुत बढ़िया। ओह, विलियम ने कराहते हुए अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह मंदिर के प्रवेश द्वार पर कैसे पहुंच गया, लेकिन चूंकि ऐसा होना ही था, इसलिए उसे इससे लिली और डेविड से मिलकर यह जानना ही था कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ मिनटों बाद विलियम किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। उसने बंदर राजा की सोने की छड़ी को बुलाया और वह उड़कर उसके पास आ गई मानो वह उसकी ही हो। विलियम ने दांत पीसते हुए अपने घायल शरीर को सुनहरी छड़ी के सहारे द्वार की ओर घसीटा। बूढ़ा द्वारपाल उसके साथ साथ चल रहा था, उसकी गति से कदम मिलाते हुए। यह उस दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाने का उनका तरीका था जिसने परीक्षा उत्तीर्ण की थी और स्वर्ग लोक के भीतर दिव्य सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। स्वाभाविक रूप से उसे विलियम याद था, इसीलिए वह इस बात से हैरान और उत्सुक था कि लड़का दूसरी बार मंदिर में कैसे लौट आया। आमतौर पर जीवित आत्माओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी। केवल मृतकों की आत्माओं को ही उन द्वारों से प्रवेश करने की अनुमति थी जिनकी वह अनादिकाल से रक्षा करता आ रहा था। हालांकि विलियम द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए जाने के कारण उसे मंदिर में दूसरी बार प्रवेश करने का विशेष अधिकार दिया जाएगा, भले ही वह तकनीकी रूप से अभी भी जीवित हो। तो फिर 10,000 देवताओं के मंदिर में आपका एक बार फिर स्वागत है, बूढ़े व्यक्ति ने द्वार खोलते हुए विलियम को अंदर जाने दिया। आशा है कि यह आपके जीवन काल में इस मंदिर में आपकी अंतिम यात्रा हो।
निश्चित रूप से जब भाग्य आपको पुनर्जन्म के चक्र में वापस ले जाएगा तो मैं आपका फिर से स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित रहूंगा। विलियम ने सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान दी। बिल्कुल सही, अगली बार जब वह इस मंदिर में प्रवेश करेगा तो वह उसकी मृत्यु के दिन ही होगा। उसके परिवार, दोस्तों और परिचितों की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने कौंध गईं। तभी उसे याद आया कि अभी भी कुछ काम बाकी हैं जो उसे करने हैं। उसके प्रेमी वैंडी, एस्ट और इयान उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। वह देवी एस्ट्रिड से भी नहीं मिला था ताकि उनसे एस्ट, इयान और इसहाक के शरीरों से श्राप हटाने की विधि पूछ सके। चूंकि एस्ट और इयान उसके प्रेमी थे, इसलिए उन्हें उनके वास्तविक रूप में लौटाना उसका दायित्व था। इसके अलावा एक और बात यह थी कि उसने अभी तक अपने संरक्षक देवता गैविन को नहीं देखा था। इससे लिली और डेविड ने कैजुअली बताया था कि जब गैविन ने खुद को विलियम की दुनिया में उतरने के लिए मजबूर किया तो उसे बैकलैश का सामना करना पड़ा था। विलियम जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इतनी कम उम्र में मरना उनमें से एक नहीं था। अगर संभव हो तो विलियम जल्द मरना नहीं चाहता था। उसे अभी भी कुछ वादे पूरे करने थे, ऐसे वादे जिन्हें पूरा करने के लिए वह दृढ़ संकल्पित था। अध्याय 335। मुझे जो चाहिए वो तुम हो। तुम और तुम्हारे आदमी निकम्मे मूर्ख हो। राजकुमार लियोनेल ने कैलम को घूरते हुए मेज पर मुक्का मारा। तुमने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे मिलेगी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसे भागने दिया। कैलम ने अपनी आंखें सिकोड़ी, लेकिन उसने युवराज से कुछ नहीं कहा जो उसे लाल आंखों से घूर रहा था। फ्रीसिया की तीसरी राजकुमारी को कम आंकना वाकई उसकी गलती थी, जो न केवल सुंदर थी बल्कि युद्ध कला की पुस्तकों का भी अच्छा ज्ञान रखती थी। उसे यह नहीं पता था कि राजकुमारी सिडोनी बंद दरवाजों के पीछे एक चतुर रणनीतिकार भी थी। वह अपने पालतू जानवरों को अपने लिए मिशन पर भेजती थी और इनमें से कुछ मिशनों में उसके राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों की हत्याएं भी शामिल थीं। वैसे तो आदेश देने वाली मोर्गाना थी, लेकिन चूंकि वे एक ही शरीर साझा करती थीं, इसलिए जो लोग उसके दोहरे व्यक्तित्व के बारे में जानते थे वे अभी भी इन उपलब्धियों का श्रेय राजकुमारी सिडोनी को ही देते थे, जो केवल अपने सच्चे प्यार को पाने का सपना देखती थी। हमारे एजेंट पहले से ही उसका पता लगाने में जुटे हैं, कैलुम ने बताया। फ्रीसिया तक की यात्रा में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा और हमने रास्ते में उसे रोकने के लिए पहले से ही घात लगा रखी है। कैलम का जवाब सुनकर राजकुमार लियोनेल इतना क्रोधित हो गया कि वह जोर से हंसना चाहता था। क्या आपको सच में लगता है कि राजकुमारी सिडोनी को आपके द्वारा उसके लिए बिछाई गई योजनाओं की जानकारी नहीं है? राजकुमार लियोनेल ने सवाल किया। क्या आप उसे मूर्ख समझते हैं? मेरी प्रेमिका कोई मामूली जीव नहीं है जिसे आप बच्चों को लुभाने वाली चालों से पकड़ सकें। राजकुमार लियोनेल ने अपनी कुंठा निकालने के लिए एक बार फिर मेज पर मुक्का मारा। राजकुमारी सिडोनी को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखते हुए उन्होंने उसके बारे में हर बात जानने की पूरी कोशिश की। उसे क्या खाना पसंद था, उसके शौक क्या थे, और ऐसी कोई भी बात जिससे वह खुश हो सके। उन दोनों के बीच की दूरी को कम करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उसने कई वर्षों तक इसका अध्ययन किया। हालांकि जब राजकुमारी राजधानी पहुंची तो उसकी सारी तैयारियां व्यर्थ हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बिल्कुल अलग व्यक्ति से बात कर रहा हो। सच कहें तो राजकुमारी सिडोनी राजकुमार लियोनेल से बात करना पसंद नहीं करती थी। यही कारण था कि जब भी युवराज और राजकुमारी अकेले होते थे तो अक्सर मोर्गाना ही युवराज से बात करती थी। राजकुमारी सिडोनी उससे तभी बात करती थी जब वे दूसरों की उपस्थिति में होते थे, जिससे लियोनेल के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते थे। युवराज को यह भी एहसास हुआ कि जिस पार्टी में राजकुमारी ने विलियम के साथ नृत्य किया था, उसके बाद से राजकुमारी सिडोनी हमेशा उससे उस अर्धेल्फ के बारे में सवाल पूछती रहती थी। इससे युवराज को इतनी जलन हुई कि उसने अपने आदमियों को बेहोश पड़े अर्धेल्फ की हत्या करने का आदेश दे दिया। लेकिन जिन लोगों को उसने ये काम करने का आदेश दिया था, उनमें से कोई भी उसके पास वापस नहीं लौटा। तभी राजकुमार लियोनेल को एहसास हुआ कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति उस लड़के की रक्षा कर रहा है। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए उसने अपने आदमियों को मरने से बचाने के लिए आदेश देना बंद कर दिया। सौभाग्यवश दानवों के आक्रमण के बाद अकादमी में विलियम कोमा में चला गया था। इसी वजह से युद्ध शुरू होने से पहले राजकुमारी को उससे मिलने का मौका नहीं मिला। लाल बालों वाले उस लड़के से छुटकारा पाने के राजकुमार लियोनेल के असफल प्रयासों के बाद यही एकमात्र सांत्वना थी। अगर उसे पता होता कि विलियम के साथ एक अति सुरक्षात्मक बकरी और तोता बंदर मौजूद हैं, तो वह निश्चित रूप से उसे मारने के लिए हथियारों को भेजने के बारे में नहीं सोचता। उसे हर हाल में ढूंढो, लियोनेल ने आदेश दिया। हमारा एक समझौता हुआ था और अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की।
कैलम ने अपना सिर हुड से ढक लिया क्योंकि उसे डर था कि अगर राजकुमार ने सीधे उसकी ओर देखा तो वह उसे थप्पड़ मार देगा। ठीक है, मैं खुद जाकर आपकी राजकुमारी को ढूंढूंगा, लेकिन ये याद रखना, हम आपके गुलाम नहीं हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी से आदेश दे सकें। युवराज, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाइए। कैलम कमरे से बाहर चला गया और पीछे राजकुमार लियोनेल को निराश छोड़ गया। थोड़ी देर में कमरे के अंदर चीजें टूटने की आवाजें सुनाई देने लगीं। युवराज ने तब तक अपना गुस्सा निकाला जब तक कि वह और कुछ तोड़ नहीं सकता था। उसने कसम खाई कि अगली बार जब वह राजकुमारी सिडोनी को देखेगा तो उसे पकड़कर नीचे गिरा देगा और कोई दया नहीं दिखाएगा। राजकुमार लियोनेल हमेशा अपनी मनचाही चीज हासिल कर लेता था। हालांकि वह ये भी समझता था कि दक्षिणी महाद्वीप का सम्राट बनने के लिए उसे संगठन पर निर्भर रहना होगा। तुम चाहे जहां भी भागो, चाहे जहां भी छिपो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, राजकुमार लियोनेल ने शपथ ली। जब वो दिन आएगा तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम फिर कभी भाग न सको। राजकुमारी सिडोनी, मैं तुम्हें इस राजकुमार से भागने का पछतावा करवाऊंगा। योजक चिन्ह। राजकुमारी, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? राजकुमारी सिडोनी के पीछे चलते हुए प्रिसिला ने पूछा। क्या होगा अगर रानी पर उस महाद्वीपीय जादू का कोई असर न हुआ हो? राजकुमारी सिडोनी ने अपनी उंगलियों से एक एक करके अंगूठियां उतारते हुए कहा, रानी सक्रिय है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय वह असहाय हैं। दोनों युवतियां जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे एक चौड़ी सुरंग में दाखिल हुई। राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना जानती थी कि पीछा करने वालों से बचना उनके लिए मुश्किल होगा। वे दोनों युद्ध कौशल में निपुण नहीं थीं, इसलिए लड़ना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। यही कारण था कि रेवेनलॉर्डगढ़ से भागते समय राजकुमारी सिडोनी प्रिसिला को अपने साथ ले गईं। राजकुमारी जानती थी कि वह संगठन फ्रीसिया में भी मौजूद है, इसलिए उसने रास्ता बदलने का फैसला किया। मोर्गाना ने सुझाव दिया कि वे एंथेल्म जाएं, जहां रानी चीटी रहती थी, जो अनासेशा राजवंश को असीमित योद्धा चीटियां प्रदान करती थी। जल्द ही वे दोनों अनगिनत अंडों से भरी एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा के केंद्र में एक विशालकाय जीव था, जो एनाशा राजवंश का संरक्षक जीव भी था। यह कोई और नहीं बल्कि क्राउन्ड नाइटमेयर क्वीन एंट के नाम से जानी जाने वाली असंख्य राक्षसों की प्रजाति थी। रानी चींटी का निचला शरीर चींटी जैसा और ऊपरी शरीर एक सुंदर स्त्री जैसा था। उसने राजकुमारी सिडोनी के आने का आभास पहले ही कर लिया था और चुनौती भरे अंदाज में अपना सिर ऊपर उठा लिया था। महाद्वीपीय जादू के प्रभाव से वह इस समय कमजोर अवस्था में थी, हालांकि वह जमीन के बहुत नीचे थी। और पास मत आओ, चींटियों की रानी चीखी क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि राजकुमारी सिडोनी बहुत खतरनाक प्राणी है। तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी सिडोनी ने चींटी रानी के दयनीय संघर्षों को नजरअंदाज करते हुए उसके हाथ से आखिरी आभूषण भी हटा दिया। मुझे तुम चाहिए, राजकुमारी सिडोनी ने अपने चेहरे को ढकने वाला घूंघट हटाते हुए कहा। जैसे ही चींटी की रानी की निगाह सिडोनी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव तुरंत नरम पड़ गए। अपनी योजना को कारगर होते देख सिडोनी चींटी रानी के करीब चली गई। रानी का भाग्य तय करने के लिए उसे बस एक आखिरी काम करना बाकी था। राजकुमारी सिडोनी ने अपनी हेयरपिन का उपयोग करके अपनी उंगली के सिरे को तब तक चुभोया जब तक खून की एक बूंद नहीं बन गई। फिर उन्होंने अपने खून को माध्यम बनाकर हवा में एक जादुई घेरा बनाया। जल्द ही स्वामी और जानवर के बीच एक जादुई अनुबंध उसके सामने मंडराने लगा। चींटी रानी ने अपना विशाल शरीर नीचे झुकाया ताकि राजकुमारी सिडोनी उस जादुई घेरे को उसके माथे पर अंकित कर सके। चींटी रानी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और अनुबंध को अपने शरीर में समाहित होने दिया। आधे मिनट बाद राजकुमारी सिडोनी ने असंख्य जानवरों के साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस किया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि वह असंख्य चींटी रानी को अपना साथी बनाने में सफल हो गई थी। राजकुमारी सिडोनी बचपन से ही एक विशाल पशु को अपना साथी बनाना चाहती थी। हालांकि चींटी रानी के युद्ध कौशल औसत दर्जे के ही थे, फिर भी वह लाखों की संख्या में सेना तैयार करने में सक्षम थी। इससे राजकुमारी सिडोनी को अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त योद्धाओं की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब उसे बस कुछ दिनों तक चींटियों के अंडों के फूटने का इंतजार करना था। ये अंडे जादू से अप्रभावित रहे क्योंकि वे उन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करते थे जिन्होंने पूरे दक्षिणी महाद्वीप को पनडुब्बी बना दिया था। सिडोनी को पूरा विश्वास था कि जैसे ही ये अंडे फूटेंगे, वर्तमान दक्षिणी महाद्वीप में मुट्ठी भर जीव ही उसके बराबर होंगे। पड़ेगा, मुझे साबित करो कि तुम मेरे सच्चे अनुयायियों के प्रेम के योग्य हो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो तुम एस्ट और इयान के स्नेह के लायक नहीं हो। हालांकि एस्ट्रेड विलियम की मदद के लिए आभारी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे पसंद करती थी।
उसने इस परीक्षा का इस्तेमाल उस अर्धएल्फ के चरित्र को परखने के लिए करने का फैसला किया। जब वह उसके जुड़वां भाई की परीक्षा पास कर लेगा तभी वह उसे अपने अनुयायियों के प्यार के योग्य मानेगी। अध्याय 337 अमर भूमि। हेलन साम्राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित एक छिपी हुई घाटी में लाल चोगा पहने एक व्यक्ति काय से ढके एक स्मारक को घूर रहा था। उस व्यक्ति ने लापरवाही से अपना मुखौटा हटा दिया क्योंकि अब उसे अपनी असली पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने मुखौटे पर एक ऐसा जादू कर रखा था जिससे उसके चेहरे की बनावट विकृत हो गई थी और दूसरे उसे पहचान न सके। छोटे गहरे भूरे बालों और हरी आंखों वाला वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए स्मारक को देख रहा था। उसका हाथ अनायास ही अपने कान के नुकीले सिरे को सहलाने के लिए उठा, मानो वह ये सुनिश्चित करना चाह रहा हो कि वह वहां है। एल्फ के नुकीले कानों के विपरीत उस आदमी के कान इंसानों जैसे थे। हालांकि इससे ये तथ्य नहीं बदल सकता था कि उसके एल्फ वंश ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि वह शुद्ध एल्फों के बीच हमेशा के लिए एक बहिष्कृत ही रहेगा। जी हाँ, वह एक आधा एल्फ था जिसे उसकी अशुद्ध रक्तरेखा के कारण सिल्वरमून महाद्वीप से बहिष्कृत कर दिया गया था। उनका नाम कॉनर गानल रोज था। वे उस संगठन के नेताओं में से एक थे जो ड्यूस नाम से जाना जाता था। कॉनर को सर्वोच्च धर्माध्यक्ष द्वारा पूरे दक्षिणी महाद्वीप की कमान संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। कोई प्रतिस्पर्धा न होने के कारण उसने संगठन के धन का उपयोग अपने निजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया, जबकि वह मध्य महाद्वीप में ड्यूस की मुख्य शाखा के प्रभारी सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के प्रति दिखावटी वफादारी का ढोंग करता रहा। संगठन में शामिल होने वाले प्रत्येक सदस्य के अपने अपने लक्ष्य थे। हालांकि उन सभी में एक बात समान थी, वे चाहते थे कि दुनिया अराजकता और संघर्ष में डूब जाए, क्योंकि वे ऐसे लोग थे जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया था और अपने कबीलों से असहनीय कष्ट झेले थे। सेलिन भी कभी उन्हीं में से एक थी। अपने दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य के कारण वह उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसका जीवन दुखमय बना दिया था। सबसे बढ़कर वह एल्फ्स की उच्च परिषद को अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में झेली गई पीड़ाओं का दंड देना चाहती थी। इसी वजह से उसने संगठन से संपर्क किया और उन्होंने उसे अपने संगठन में शामिल कर लिया। हालांकि विलियम से मिलने के बाद सेलिन का स्वभाव थोड़ा नर्म पड़ गया था। हालांकि वह उन लोगों को भूली नहीं थी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, लेकिन वह बदला लेने की जल्दी में नहीं थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी इकलौती शिष्या को काले जादू के बारे में सब कुछ सिखा दे। इस तरह जब एल्फ की भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी तो वह स्वतंत्र रूप से अंधकार के राजकुमार से जुड़ सकेगी और सिल्वरमून महाद्वीप में तहलका मचा देगी। स्पष्ट रूप से कहें तो सेलिन को विश्वास नहीं था कि विलियम ही भविष्यवाणी में वर्णित व्यक्ति है, बल्कि वह नहीं चाहती थी कि विलियम वह व्यक्ति बने जो दुनिया को शाश्वत अंधकार में डुबो दे। वह चाहती थी कि कोई और यह भूमिका निभाए, बजाय उस अहंकारी अर्धएल्फ के जिसने उसके हाथों क्रूरता झेली थी। सेलिन की तरह कॉनर को भी सिल्वरमून महाद्वीप से नफरत थी। शायद वह उससे भी ज्यादा नफरत करता था। क्यों? क्योंकि वह आधा एल्फ था, एक ऐसी जाति जिसे स्वाभिमानी एल्फ लोग गंदा मानते थे। कॉनर ने अपने मन में फिर से उभर आए अवांछित यादों को दूर धकेलने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 मिनट बाद उसने अपना संयम वापस पा लिया और एक बार फिर उस स्मारक को देखा जो हेलन साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित घाटी में एक कृत्रिम गुफा के अंदर छिपा हुआ था। तुम सब पीछे हट जाओ, कॉनर ने अपने उन वफादार समर्थकों को आदेश दिया जो कई वर्षों से उसके साथ थे। मैं अमर भूमि का द्वार खोलूंगा। कॉनर जहां खड़ा था उससे कुछ मीटर की दूरी पर काले वस्त्र पहने 1 दर्जन से अधिक लोग खड़े थे। वे जानते थे कि उनका नेता दक्षिणी महाद्वीप के रहस्यों को उजागर करने वाली कुंजी की तलाश कर रहा था। कॉनर ने अपनी जेब से एक अलंकृत डिब्बा निकाला और उसे खोला। शपथ रक्षक कुंजी चमक उठी और स्मारक की ओर प्रकाश की एक किरण फेंकी। कुछ ही सेकंड बाद स्मारक का आकार बदलने लगा और अंत में उसने एक टेलीपोर्टेशन गेट का रूप ले लिया। कॉनर ने इशारा किया और उसका एक अधीनस्थ पोर्टल में प्रवेश कर गया। संगठन के नेता के रूप में उसे कोई जोखिम लेने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उसने अपने भरोसेमंद साथी को द्वार के दूसरी ओर जासूसी के लिए भेजने का फैसला किया। 10 मिनट बाद उसका अधीनस्थ लौटा और उसने एक रिपोर्ट दी। जी, यह अविश्वसनीय है, काले वस्त्रधारी व्यक्ति हकलाते हुए बोला। उसका चेहरा उत्साह से लाल था और कॉनर समझ गया कि उन्हें खजाना मिल गया है। यह क्षेत्र दुर्लभ संसाधनों से भरा हुआ है जो केवल श्रेणी एस और उससे ऊपर के क्षेत्रों में ही पाए जा सकते हैं। इसके अलावा आकाश में एक तैरता हुआ द्वीप है। मैंने अपने वाहन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में एक प्रतिबंध है जो किसी भी प्रकार की उड़ान को रोकता है। कॉनर ने सिर हिलाया।
उसने अपने चेहरे पर दिख रही खुशी को छुपाने की पूरी कोशिश की क्योंकि आखिरकार उसे अमर भूमि मिल गई थी। वह क्षेत्र जहां हेलेन साम्राज्य के पहले शासक का राज्याभिषेक हुआ था। यही वह गुप्त क्षेत्र भी था जिसके बारे में अफवाह थी कि उसमें अमरता का रहस्य छिपा है। अच्छा, कॉनर ने जवाब दिया। सब लोग मेरे पीछे आओ। जी श्रीमान। जब कॉनर और उसके साथी उस क्षेत्र में दाखिल हुए तो उनका स्वागत घनी हरियाली ने किया। हालांकि उन्हें उस क्षेत्र में कोई जीवित जानवर दिखाई नहीं दिया, लेकिन वे ये समझ गए कि वह क्षेत्र बहुत जीवंत है। हजारों वर्षों बाद भी यह स्थान बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप के बिना फलता फूलता रहा। कॉनर ने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हुए मन ही मन सोचा। वह हवा में व्याप्त गहन जादू और आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर सकता था। यह इस बात का संकेत था कि इस क्षेत्र में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां, खनिज धातुएं और अन्य दुर्लभ खजाने मौजूद थे। हालांकि अमर भूमि का सबसे आकर्षक स्थल आकाश में तैरता हुआ द्वीप था। कॉनर ने अनुमान लगाया कि वह जहां खड़ा था वहां से द्वीप कम से कम 1 मील लंबा था। वह इस द्वीप के रहस्यों को जानने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने तुरंत अपने पास मौजूद उड़ने वाली कलाकृति को सक्रिय कर दिया। वह कलाकृति जीवित हो उठी और कॉनर को महसूस हुआ कि वह ठीक से काम कर रही है, हालांकि उसके पैर अभी भी मजबूती से जमीन पर टिके हुए थे। स्पष्टतः उनके अधीनस्थ द्वारा उड़ान प्रतिबंध के बारे में कही गई बात सच थी। हालांकि कॉनर निराश था, लेकिन उसे खुशी भी महसूस हो रही थी क्योंकि अब कोई भी द्वीप पर छुपकर प्रवेश नहीं कर पाएगा। कहीं न कहीं कोई गुप्त रास्ता जरूर होगा, कॉनर ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए सोचा। मुझे इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि वे मेरे दरवाजे पर दस्तक दें। कॉनर जानता था कि दक्षिणी महाद्वीप में उसकी हालिया कार्रवाइयों को लेकर उसके वरिष्ठ अधिकारियों को संदेह हो गया था, इसलिए उसने महाद्वीपीय मंत्र का उपयोग ध्यान भटकाने के लिए करने का फैसला किया ताकि वे उसके असली इरादों का पता न लगा सकें। उन्हें इस बात का भी ज्ञान था कि क्रीटोर साम्राज्य और एल्फ्स आ चुके हैं और वर्तमान में उन मानव राज्यों को जीतने की प्रक्रिया में हैं जिनमें उनके आक्रमण का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। जी हाँ, कॉनर को दक्षिणी महाद्वीप की कोई परवाह नहीं थी। उसे लियोनेल से किए गए वादे की भी कोई परवाह नहीं थी। युवराज तो बस शपथ रक्षक कुंजी हासिल करने का एक जरिया था। हालांकि उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती कि गद्दार राजकुमार हेलेन राज्यों में अपना शासन जारी रखे, लेकिन वह उन जमीनों को जीतने में उसकी मदद करने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाएगा जिन पर क्रिटोरियन साम्राज्य और एल्फ सेनाओं ने कब्जा कर लिया था। संगठन के सदस्य के रूप में भी वह सर्वोच्च धर्माध्यक्ष का विरोध नहीं कर सकता था। वह ऐसा तभी कर सकता था जब वह स्वयं अमरता के रहस्यों को खोज लेता। तभी और केवल तभी वह उसे बांधने वाली जंजीरों से मुक्त हो पाएगा और उन एल्फ्स से बदला ले पाएगा जिन्होंने उसके परिवार को मार डाला था। सालेह, नासिर, राइस और इरोनकुलो के मुखियाओं, अपनी गर्दनें धो लो, कॉनर ने आकाश में तैरते द्वीप को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। मैं स्वयं आकर तुम में से एक एक को मार डालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे सभी प्रतिभाशाली शिष्यों को मार डालूंगा। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि सिल्वर मून महाद्वीप को सौंपी गई संस्था का प्रमुख ही एल्फ्स के आंदोलन के पीछे था, लेकिन वह इस बात को अपने बदले की भावना को रोकने नहीं देगा। लेकिन उससे पहले वह डोमेन के भीतर संसाधनों को इकट्ठा करने और तैरते हुए द्वीप तक पहुंचने का रास्ता खोजने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके बारे में उसका मानना था कि उसमें वे रहस्य छिपे हैं जिनकी वह तलाश कर रहा था। राजकुमारी सिडोनी कहाँ है? अगर उन्हें पता होता तो वे तुरंत उस खूनी राजकुमार को राजकुमारी के ठिकाने के बारे में बता देते, जो लोगों को मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। बेशक जेसन जानता था कि उन्हें उसके सवाल का जवाब नहीं पता था। वह जो कुछ भी कर रहा था वह सिर्फ मनोरंजन के लिए था। उसने अपने पीड़ितों को उनकी दयनीय जिंदगी खत्म करने से पहले माफी मांगने पर मजबूर करना अपना शौक बना लिया था। अध्याय 339, गेविन का असली रूप। देवी एस्ट्रेड के बगीचे से निकलने के बाद विलियम ने आह भरी। उसने सोचा था कि वह उनसे समझौता कर लेगा, लेकिन एस्ट्रेड दृढ़ थी और विलियम के किसी भी प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं थी। आमोन, विलियम ने लिली, इससे और डेविड के पीछे चलते हुए सोचा। आखिर यह किस तरह का भगवान है? एस्ट्रेड ने उसे बताया था कि अगर वह एस्ट, इयान और इसहाक पर लगे श्राप को हटाना चाहता है तो उसे मध्य महाद्वीप में स्थित क्रीटोर साम्राज्य में उसके जुड़वां भाई आमन से मिलना होगा। विलियम ने मध्य महाद्वीप जाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये केवल रेबेका के साथ उसकी लड़ाई के लिए थी। अब उसके पास अपने प्रेमियों को उस अभिशाप से मुक्त करने के लिए योजना से पहले ही वहां जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिली, आमोन किस तरह का भगवान है? विलियम ने पूछा। इस समय लिली उसके बगल में चल रही थी और उसकी गति से कदम मिला रही थी। लोली देवी ने मुस्कुराते हुए सोचा कि विलियम के सवाल का जवाब कैसे दिया जाए।
कई लोग आमन को मंदिर में पैदा हुए सबसे कुख्यात उपद्रवियों में से एक मानते हैं, लिली ने जवाब दिया। वह नरक गुट का हिस्सा है जो स्वर्ग गुट का विरोध करता है। अरे हाँ, कहीं मैं भूल न जाऊं, एस्ट्रिड उन देवताओं में से एक है जो स्वर्ग गुट से संबंधित है। ये जटिल लगता है। ये वाकई बहुत जटिल है। हालांकि आपको उसकी अप्रत्याशितता के बारे में चिंतित होना चाहिए। विलियम की ओर देखते हुए लिली मुस्कुराए। सीधी बात है, आमन को हारना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब वो अच्छे मूड में होता है तो बहुत ही मिलनसार हो जाता है। इसलिए दुआ करो कि उससे मुलाकात अच्छे मूड में ही हो। विलियम ने सिर हिलाया और फिर वह सवाल पूछा जो वास्तव में मायने रखता था, अगर मैं उससे तब मिलूं जब वह खराब मूड में हो तो क्या होगा? बड़े भाई, अपशकुन मत करो। लिली ने बेबसी से सिर हिलाया। अगर तुम बहुत बदकिस्मत हुए और उससे तब मिले जब वह बुरे मूड में था, तो तैयार रहना कि तुम्हें एक ऐसा मिशन दिया जाएगा जो लगभग पूरा होने वाला होगा। इसे पूरा करना असंभव है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आमन को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। चूंकि वह हारना नहीं चाहता, इसलिए वह आपको जीतने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। कितना कष्टदायक ईश्वर है। खैर, वह हारने पर बहुत बुरा मान जाता है। इस्सी और डेविड एक साथ हंसे क्योंकि वे भी आमन के परिचित थे। तटस्थ गुट का हिस्सा होने के नाते तीनों देवता विभिन्न गुटों के साथ मेलजोल का आनंद लेते थे और अक्सर उनसे दोस्ती भी कर लेते थे। तटस्थ गुट ने विरोधी गुटों के बीच संघर्षों को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई। दरअसल लिली और आमन घनिष्ठ मित्र थे। लिली ने विलियम को इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका करीबी दोस्त आमन उस लड़के को किसी भी तरह का विशेष व्यवहार दे। लोली देवी का दृढ़ विश्वास था कि कठिनाइयों को सहने की क्षमता रखने वाले लोग उन लोगों से अधिक शक्तिशाली होते हैं जिनका जीवन आसान होता है। वह नहीं चाहती थी कि विलियम अपनी प्रेमिकाओं के शरीर पर लगे श्राप को दूर करने के लिए कोई आसान रास्ता अपनाए। इस समय वे मंदिर के बाहरी इलाके में स्थित गैविन की झोपड़ी देखने जा रहे थे। विलियम को उसकी चिंता थी और तीनों अनिच्छा से अपने शहीद साथी से मिलने के उसके अनुरोध पर सहमत हो गए। हम यहीं तक जा सकते हैं, इससे ने दूर दिख रही एक छोटी सी झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। गैविन अभी भी ठीक हो रहा है, इसलिए जो कुछ तुम देखने वाले हो उसे देखकर हैरान मत होना। विलियम ने दूर स्थित झोपड़ी की ओर चलते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह झोपड़ी में दाखिल हुआ, तीनों देवताओं ने एक दूसरे को भावभीनी निगाहों से देखा। वे इस बात को लेकर काफी उत्सुक थे कि लाल बालों वाला लड़का अपने चुने हुए संरक्षक देवता के वास्तविक रूप को देखने के बाद कैसी प्रतिक्रिया देगा। योजक चिन्ह, तो आखिरकार तुम यहां आ ही गए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, एक तीखी और स्पष्ट आवाज ने उसका स्वागत किया। विलियम ने अपने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए एक बार फिर 2 बार पलकें झपकाईं। काले गद्देदार कवच पहने, तीखे और बाज जैसे चेहरे वाला एक आदमी झोपड़ी के बीच में बैठा था। फिर उसने अपने सामने की जगह की ओर इशारा करते हुए विलियम को बैठने का आदेश दिया। लाल बालों वाले लड़के ने उस आदमी के डरावने व्यक्तित्व के कारण अनजाने में ही आदेश का पालन कर लिया। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारी आध्यात्मिक दुनिया तबाह होने के बावजूद तुम ठीक हो, उस आदमी ने विलियम को गौर से देखने के बाद कहा। लेकिन तुम इस हालत में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ सकते। समय सीमा से पहले सभी लड़ाइयां खत्म कर लेना। समझ गए? जी, विलियम हकलाते हुए बोला। उसके सामने विराजमान ईश्वर एक म्यान से बाहर निकली हुई तलवार के समान था, जिससे एक ऐसी तीक्ष्णता निकल रही थी जो पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग कर रही थी। क्या तुमने इससे और लिली की दिव्य शक्तियों का उपयोग करना सीख लिया है? गैविन ने पूछा। क्या तुमने अपने शेपर्ड जॉब क्लास को अगले स्तर तक अपग्रेड कर लिया है? हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। इस बार उसका उत्तर दृढ़ था। फिर उसने अपने सामने विराजमान ईश्वर की ओर सीधे देखा और अपने विचार जोर से बोले। गैविन, हम। विलियम को विश्वास नहीं हो रहा था कि मंदिर में जिस गोल-मटोल संरक्षक देवता से वह मिला था, वही व्यक्ति उसके सामने बैठा था। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और नरक जैसा था। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन यह मेरा असली रूप है, गैविन ने टिप्पणी की। बेशक जिससे आप मिले हैं वह भी मैं ही हूँ। फिलहाल मेरा वह रूप घायल है और उसे ठीक होने की जरूरत है। विलियम द्वारा दूसरा प्रश्न पूछने से पहले झोपड़ी के अंदर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। तुम्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा? विलियम ने पूछा। गैविन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, 1 साल। उस दौरान मैं तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी मदद करने में असमर्थ रहूंगा। इसलिए खुद को जान से मत मार लेना, वरना अगले जन्म में बंदर बनकर जन्म लेना चाहोगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर मरना मत। आसान है ना? विलियम ने बार बार सिर हिलाया।
उसका जल्द मरने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने गेविन की बातों की पुष्टि की। गेविन ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उस आधे एल्फ ने अपने संरक्षक देवता को केवल एक शर्माई हुई मुस्कान दी। अंत में सर्वधर्म देवता ने आह भरी और अपनी एक उंगली विलियम के माथे पर दबा दी। पिछली बार जो हुआ उसे दोबारा होने से रोकने के लिए मैं आपके सिस्टम में एक विशेष फीचर अनलॉक कर रहा हूं, जिससे आप 5 जॉब क्लास को एक में मिला सकेंगे, गेविन ने गंभीर भाव से कहा। ध्यान रहे कि आप इसे केवल एक बार ही कर सकते हैं, इसलिए मिलाने के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ जॉब क्लास ही चुनें। विलियम को लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई हो। हालांकि यह अनुभूति क्षणिक थी। वह समझ गया था कि गेविन ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा समझौता किया था और वह इसके लिए बहुत आभारी था। 10 जॉब क्लास को आपस में मिलाना उसकी वर्तमान स्थिति में एक बड़ी चुनौती थी। उनमें से 5 को मिलाने से उसे कुछ राहत मिल सकती थी और वह एक ऐसी जॉब क्लास प्राप्त कर सकता था जो निश्चित रूप से उसकी वर्तमान प्रेस्टीज क्लास से कहीं अधिक शक्तिशाली होती। लड़के को अपनी शक्ति सौंपने के बाद गेविन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। जाओ, गेविन ने आदेश दिया। 1 साल बाद मिलते हैं। विलियम खड़ा हुआ और अपने लिए बहुत बलिदान देने वाले ईश्वर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उसने अपना सिर झुकाया। धन्यवाद गेविन, मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं भविष्य में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की पूरी शक्ति को उजागर करने की पूरी कोशिश करूंगा। गेविन ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली और फिर बंद कर लीं। मुझे तुम पर विश्वास है। अब जाओ। विलियम ने झोपड़ी छोड़ने से पहले अपने संरक्षक देवता को अंतिम बार देखा। उसके जाने के कुछ मिनट बाद गेविन ने खून की उल्टी की और फिर झोपड़ी के फर्श पर गिर पड़ा। वह अभी भी घायल था और उसने विलियम को एक नई क्षमता प्रदान करने के लिए अपनी दैवीय शक्ति का कुछ अंश उसे दे दिया था। इससे उनके पहले से ही कमजोर शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसी वजह से उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए 3 साल तक अपनी झोपड़ी में ही रहना पड़ा। उन्होंने विलियम से झूठ बोला क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने सच बताया तो विलियम उनके बारे में चिंतित हो जाएगा। गेविन जानता था कि इससे लिली और डेविड विलियम का ख्याल रखेंगे, इसलिए वह बिना किसी चिंता के लड़के को अपनी शक्ति प्रदान करने में सक्षम था। सुरक्षित रहना विलियम, गेविन ने बेहोश होने से पहले धीरे से कहा। सर्वज्ञ गेविन को उम्मीद थी कि अगली बार जब वह अपनी आंखें खोलेंगे तो उनका निष्ठावान अनुयायी उन सभी लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा जो उसने तय किए थे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब विलियम अपना वादा पूरा कर पाएगा। उनका वादा था कि वे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की पूरी शक्ति को उजागर करेंगे और हेस्टिया की दुनिया में अपना नाम दूर दूर तक फैलाएंगे। अध्याय 340 अपने उपनाम एंसेवर्थ होने को दोष दें। रेवेनलॉर्ड गढ़ के अंदर मौजूद छात्र और युवा शूरवीर बेचैन महसूस कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही वयस्क लोग क्रिस्टल की मूर्तियों में बदल गए थे और राजकुमार लियोनेल ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया था। फिलहाल अकादमी में छात्रों की देखरेख की जिम्मेदारी अपने अपने बैच के हेड प्रीफेक्ट्स के हाथों में थी। फिर भी वे दबाव महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने परिवारों की चिंता थी। उनमें से कुछ तो किले से चुपके से निकलकर अपने गृहनगर वापस चले गए थे ताकि वे अपने परिवार और रिश्तेदारों का हालचाल जान सकें। मुख्य प्रेरी ने इन हरकतों को अनदेखा करने का फैसला किया क्योंकि वे समझ सकते थे कि ये छात्र कैसा महसूस कर रहे थे। शायद हमें कुछ समय के लिए लोन्ट वापस जाना चाहिए, लिया ने प्रस्ताव रखा। मैथ्यू की मौजूदा मानसिक स्थिति को लेकर वह काफी चिंतित थी। हालांकि उसके प्रेमी ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लिया जानती थी कि वह अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद मैथ्यू ने अपनी पत्नी को गले लगाया और उसके माथे पर चुंबन किया। मैथ्यू ने कहा, मैं पहले राजकुमार से अनुमति मांगूंगा। अगर हम अचानक गायब हो जाएं और बाकी छात्रों को पीछे छोड़ दें तो ये बुरा होगा। लिया ने सहमति में सिर हिलाया। जादू विभाग में चौथे वर्ष के छात्रों के प्रधान प्रेरी होने के नाते मैथ्यू के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जाओ, लिया ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी। मैथ्यू ने कमरे से बाहर निकलने से पहले लिया के होठों पर चुंबन किया। वह जानता था कि लिया सही कह रही थी और यहाँ रुकने से उसके लिए अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा। अपने माता पिता के अलावा मैथ्यू अपनी छोटी बहन ईव को लेकर भी बहुत चिंतित था। अपनी छोटी बहन को घर के अंदर अकेले रोते हुए देखकर उसका दिल और भी ज्यादा टूट गया। मेरा इंतजार करो ईव, मैथ्यू ने धीरे से कहा। योजक चिन्ह। राजकुमार लियोनेल ने अपने अधीनस्थ से यह रिपोर्ट सुनकर भौहें चढ़ा ली कि अकादमी के कई रईस उनसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। वह राजकुमारी सिडोनी के भागने की घटना में इतना मशगूल थे कि उन्होंने बाकी सब कुछ भुला दिया था।
चूंकि वह हेलेन साम्राज्य का अस्थायी शासक था, इसलिए उसे अपनी प्रजा के सामने उपस्थित होना और उन्हें यह दिखाना आवश्यक था कि वह उनकी परवाह करता है। ठीक है, उनसे कह दो कि हम 1 घंटे में सम्मेलन कक्ष में इकट्ठा होंगे, प्रिंस लियोनेल ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। उसकी सेवा में लगा नौकर जल्दी से सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। वह किसी और से ज्यादा जानता था कि राजकुमार लियोनेल के साथ उसकी वर्तमान हालत में रहना मार खाने के बराबर था, इसलिए वह जल्दी से भाग निकला और उसका आदेश मान लिया। 1 घंटे बाद सभी कुलीन, शूरवीर, मुख्य प्रीफेक्ट और उनके अधिकारी सम्मेलन कक्ष में बैठे हुए युवराज के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, प्रिंस लियोनेल ने मुस्कुराते हुए सम्मेलन कक्ष में प्रवेश करने के बाद कहा। फिर वे सीधे सर्वोच्च सम्मान की कुर्सी की ओर बढ़े। बैठने से पहले उन्होंने एक बार पूरे कमरे पर नजर डाली। राज्य में इस समय अफरा तफरी मची हुई है और हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, राजकुमार लियोनेल ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा। हालांकि मुझे विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर काम करें तो हम इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। उन्होंने अपनी बात को समझने के लिए थोड़ी देर रुककर फिर बोलना शुरू किया। मैंने आप सभी को यहाँ आपके विचार जानने के लिए बुलाया है। अब बताएं, आप इस राजकुमार को क्या कहना चाहते हैं? राजकुमार लियोनेल ने पूछा। हेलेन साम्राज्य में कई गुट थे और वे अपने अपने क्षेत्रों के आधार पर विभाजित थे। पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और पूर्व में एक प्रमुख सरदार होता था जो अपने अपने क्षेत्रों की देखरेख करता था और सभी का प्रतिनिधि होता था। लॉरेंस पश्चिम का प्रतिनिधि था, जबकि अरामिस दक्षिण का प्रतिनिधि था। उत्तर और पूर्व के भी अपने अपने प्रमुख थे, लेकिन चूंकि वे सभी क्रिस्टल की मूर्तियों में परिवर्तित हो चुके थे, इसलिए अब उनके कर्तव्यों का भार उनके उत्तराधिकारियों पर आ गया था। जादू विभाग के तीसरे वर्ष का एक छात्र अपनी सीट से उठा और अपने विचार व्यक्त किए। महाराज, मेरा सुझाव है कि हम अस्थायी रूप से अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाएं। यदि हम अपने क्षेत्रों को अव्यवस्थित छोड़ देते हैं तो ये राज्य के लिए हानिकारक होगा। अभी हमें अपने संसाधनों को स्थिर करने और व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। छोटे हल्के भूरे बालों और हरी आंखों वाले उस सुंदर युवक ने गंभीर भाव से कहा। उसका नाम जेरेद था, रेबेका का बड़ा भाई। उसने देखा था कि उसके दादाजी एक क्रिस्टल की मूर्ति में बदल गए थे और उसे चिंता थी कि उसके माता पिता का भी यही हाल हुआ होगा। सौभाग्यवश रेबेका अब मध्य महाद्वीप में थी, इसलिए उसे उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह फिलहाल बचे हुए लोगों की देखभाल के लिए अपने क्षेत्र में वापस लौटना चाहता था। राजकुमार लियोनेल ने अपनी आंखें सिकुड़ी, लेकिन राज्य के मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित होने के नाते वह अपने शासन के अधीन कुलीनों के विचारों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। दक्षिणी गुट उन्हें कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन उन्होंने उनके लिए कोई मुश्किल भी खड़ी नहीं की थी। राजकुमार लियोनेल के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। ठीक है, मैं आप सभी को अपने अपने नगर लौटने की अनुमति देता हूं, लेकिन आइए एक समय सीमा तय कर लें। मैं आप सभी को अपने अपने मामलों को निपटाने के लिए ठीक 2 सप्ताह का समय देता हूं। उसके बाद हम सभी अपने राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए ग्लैडियोलिस में फिर मिलेंगे। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा था कि युवराज उनकी बात नहीं मानेंगे। मुख्य मुद्दे के हल निकल जाने के बाद सम्मेलन इस बात पर चर्चा में बदल गया कि आपातकाल की इस घड़ी में वे एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे। 2 घंटे बाद बैठक समाप्त हुई और कमरे में मौजूद सभी लोग अपने चेहरों पर संतुष्टि भरी मुस्कान लिए चले गए। जब मैथ्यू कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि ली गलियारे में उसका इंतजार कर रही थी। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आपका इंतजार करने आई, लिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने युवराज से अनुमति ली थी? मैथ्यू ने सिर हिलाया और अपने प्रेमी का हाथ थाम लिया। चल दर, ठीक है। दोनों गलियारे में हाथ डालकर चल रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि युवराज दूर से उन दोनों को देख रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जादू विभाग में 4थे वर्ष के छात्रों का प्रधान प्रहरी है। राजकुमार लियोनेल ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो उस गंदे आधे एल्फ का चचेरा भाई है। राजकुमार लियोनेल ईर्ष्या के कारण विलियम से नफरत करता था। स्वाभाविक रूप से वह चाहता था कि आधा एल्फ को कष्ट सहना पड़े, लेकिन उसके अधीनस्थ उसकी जान लेने में असमर्थ थे। तभी राजकुमार की नजर मैथ्यू के बगल में चल रही लंबी, गहरे नीले बालों वाली खूबसूरत युवती पर पड़ी। जब से राजकुमारी सिडोनी उसकी पकड़ से बच निकली थी, राजकुमार किसी पर अपनी कुंठा निकालने के लिए बेताब था। बुरी नहीं है, वह मेरी पसंद के हिसाब से ठीक है, राजकुमार लियोनेल ने दूर से ली का आकलन करते हुए सोचा। फिर उसने काले वस्त्र पहने हुए व्यक्तियों में से एक को पास आने का इशारा किया।
मुझे वह चाहिए, राजकुमार लियोनेल ने आदेश दिया। उसे आज रात राजधानी में मेरे कमरे में ले आओ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। वह कैलुम का दाहिना हाथ था। राजकुमारी की तलाश में जाने से पहले कैलुम ने उसे आदेश दिया था कि उसकी अनुपस्थिति में युवराज की सभी मांगों का ध्यान रखे। उसके बगल में खड़े युवक के बारे में क्या? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने पूछा। राजकुमार लियोनेल ने मैथ्यू को तिरछी नजर से देखते हुए अपने होठों पर एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी। उसे खूब मारो, लेकिन जान से मत मारो। अगर हो सके तो उसे भी वापस ले आओ। मैं उसकी प्रेमिका के साथ मजे करने की योजना बना रहा हूं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह वहां मौजूद होकर यह सब देखे? समझ गया, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसके हाथ पहले से ही खून से सने हुए थे और इस तरह के खेल उसके लिए कोई नई बात नहीं थे। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि हेलेन साम्राज्य के युवराज को भी इस तरह का घिनौना शौक होगा। दूर खड़े दंपति को देखकर युवराज मुस्कुरा उठे। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो इस बात को दोष दीजिए कि आपका उपनाम आइन से व्यर्थ है, प्रिंस लियोनेल ने व्यंग्य किया। अब जबकि सभी वयस्क मूर्ति बन चुके थे, उसे अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं पहले तुम दोनों से निपटूंगा, फिर उस घिनौने आधे एल्फ से। राजकुमार लियोनेल जानता था कि हेलेन साम्राज्य में किसी के पास उसका विरोध करने की शक्ति नहीं थी। चूंकि उसे संगठन का समर्थन प्राप्त था, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था। उसने सोचा कि यह उन लोगों का अंजाम सबको दिखाने का सही मौका है जिन्होंने उसके रास्ते में आने की हिम्मत की। राजकुमार लियोनेल प्रसन्न मन से अपने कमरे की ओर वापस चल दिए। उन्हें एक मनोरंजक रात की उम्मीद थी, एक ऐसी रात जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।